वेलकम टू टीईटी प्रिपरेशन। आज हम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा आरटी 2009 के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन आरटी 2009 के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसके सारे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम, विस्तार और प्रमुख तिथियां याद रख लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21 क या 21 ए भी बोल सकते हैं को प्रभावी बनाने हेतु यह अधिनियम लाया गया, जिसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख तिथियां देख लीजिए। तो पहली तिथि 4 अगस्त 2009 संसद से पारित हुआ है। 27 अगस्त 2009 राजपत्र में प्रकाशित हुआ। फिर 1 अप्रैल 2010, ये तिथि आप याद रखना, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में प्रभावी रूप से लागू हो गया, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। ठीक, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। कौन? तो आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड है। कितने अध्याय है? तो 7 अध्याय है और 38 खंड है। आजकल टेट एग्जाम्स में इन अध्यायों में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए अध्याय के बारे में भी पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ते हैं। अध्याय 1, प्रारंभिक। पहला पॉइंट देखिए इसका, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार है। इस एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे जो है उनको सरकारी स्कूलों में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार है, दिया गया है। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18 की अवधि रखी गई है। फिर अगला पॉइंट देखिए, ये हमने पढ़ लिया था। अगला देखिए, निःशुल्क शिक्षा से अभिप्राय है कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5वीं, 1 से 8वीं पूरी करने हेतु किसी प्रकार का शुल्क देने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल फ्री होगी, सभी के लिए फ्री होगी। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है। कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो इसमें लिखा गया है शब्द, इसका तात्पर्य ये है कि कक्षा प्रथम से तो अष्टमी तक, 1 से तो 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त निःशुल्क दी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन इस अधिनियम के उपबंध बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। यह अध्याय 1 में ये बातें लिखी गई है। ठीक, अध्याय 2 स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। पॉइंट देखिए, प्रारंभिक शिक्षा हेतु बालकों को शुल्क से मुक्ति, ये इसका पॉइंट है। अध्याय 2 में ये बातें लिखी गई हैं। फिर निःशक्त बच्चों को अन्य बालकों के समान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये निःशक्त बच्चे मतलब दिव्यांग बच्चे या जो अधिगम अक्षमता से पीड़ित है, वे बच्चों को अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश का अधिकार। और अगला पॉइंट है 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न होने पर शिक्षा जारी रखने का अधिकार। मान लो 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं हुई तो शिक्षा जारी रखने का अधिकार भी देता है। मतलब मान लो कि आप पहली कक्षा से आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक, और आपकी आयु भी 6 वर्ष से अधिक हो गई, मान लो 8 वर्ष है, तो आपकी आयु के अनुसार आपको क्लास में रखा जाएगा। 6th में, पहली में, है ना। 6 वर्ष के हैं आप जब आपको प्रथम कक्षा में, 7 वर्ष के हैं तो
द्वितीय कक्षा में 8 वर्ष के हो गए तो तृतीय कक्षा में रखा जाएगा, मतलब तीसरी में रखा जाएगा। अगर आप 8 के हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको तीसरी क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु तो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार भी है। मान लो आपने चौथी कर ली आपके गांव से और आपके पेरेंट्स या कहीं और शिफ्ट हो गए, या आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया, मामा जी घर, पिता और नानी जी के घर, तो आप वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि चौथी के बाद आप पाँचवीं भी वहाँ से कर सकते हैं। फिर अगला अध्याय 3 देखिए। अध्याय 3 है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्य। पहला है, अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के भीतर समुचित सरकारों को निकट का विद्यालय स्थापित करना होगा। यह अध्याय 3 में सरकारों के, अभिभावकों के, स्थानीय अधिकारियों के कितने क्या कर्तव्य हैं वे बताए गए। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि मान लो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ ये आरटी एक्ट 2009, तो इसके बाद जो भी सरकार है, मान लो मध्य प्रदेश की सरकार है, तो उसको 3 वर्ष के भीतर निकट के विद्यालय स्थापित करने होंगे कि एक गांव में एक विद्यालय तो अवश्य स्थापित करना होगा और 3 किलोमीटर के भीतर 8वीं तक विद्यालय स्थापित करना होगा। केंद्र व राज्य सरकारें शिक्षा के अधिकार के लिए निधियों, फंड्स की व्यवस्था करेगी। तो केंद्र और राज्य सरकारें जो है और शिक्षा के अधिकार के लिए निधियों, फंड्स की व्यवस्था कौन करेगा? फंड चाहिएगा इसके लिए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो दे रही, पर शुल्क तो लगेगा, पैसा तो लगेगा, सारी व्यवस्थाएं जुटाने में पैसा तो खर्च होगा। तो उसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें आपस में फंड की व्यवस्था करेंगी। केंद्र सरकार के दायित्व पढ़ लीजिए कि केंद्र सरकार के क्या दायित्व। तो पहला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ढांचा, फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल करिकुलम विकसित करना, मतलब सबके लिए पूरे देश में एक ही तरह का सिलेबस होना। ठीक। अगला है शिक्षक प्रशिक्षण के मानकों का विकास करना। अब वो समय समय पर टीचर्स को भी अपडेट करना है, तो उनके मानकों का विकास भी केंद्र सरकार का दायित्व है कि उनको कैसे ट्रेनिंग देना है। उनके लिए डीएलएड बनाए गए हैं, प्राइमरी टीचर्स के लिए डीएलएड डाइट बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ से डीएलएड भी होती है, जहाँ से ये जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी होती है समय समय पर। वर्कशॉप्स लगती हैं समय समय पर, जिससे वो अपडेट रहते हैं। फिर अगला है राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता व संसाधन उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार के दायित्व में आता है कि राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध वो केंद्र सरकार करवाए। फिर राज्य सरकार के भी दायित्व है। राज्य सरकार के दायित्व देखिए, पहला है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, पहला दायित्व हो गया। दूसरा, प्रत्येक पोषण क्षेत्र के लिए विद्यालय स्थापित करना, पोषक क्षेत्र के लिए विद्यालय स्थापित करना। फिर तीसरा है आधारभूत संरचना यथा जैसे भवन, शिक्षक, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना। यह तो होना ही चाहिए, तभी तो विद्यालय वो कहलाएगा। प्रॉपर भवन हो, उसके लिए अच्छा खासा भवन हो, मकान टाइप हो, जिसमें कमरे हो, अलग अलग क्लासेस के लिए शिक्षक भी उपलब्ध हो, शिक्षण सामग्री में आधारभूत सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड हो, चौक वगैरह हो, डस्टर वगैरह हो। फिर अगला है चौथा, प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करना और उनकी उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा का अनुश्रवण करना। प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करना कि उसका नामांकन, एनरोलमेंट फॉर्म भरना, उनकी उपस्थिति की आ रहे कि नहीं आ रहे, प्रारंभिक शिक्षा का अनुश्रवण करना कि वो कैसा पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने के साथ साथ मानसिक स्थितियों, उनके आने जाने इत्यादि का भी ध्यान रखना कि बच्चा नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है इत्यादि। और 5वां पॉइंट, निर्धारित मानकों के अनुरूप स्तरीय शिक्षा प्रदान करना। निर्धारित मानक के अनुरूप हमें स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। छठा है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का ससमय निर्धारण करना कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम का ससमय निर्धारण करना कि इतने समय में ये चीज़ें पढ़ाई
जाएंगी। अब आजकल तो एनसीईआरटी है तो पूरे देश में एक जैसी बुक्स हैं। फिर अगला है शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ये भी राज्य सरकारों का काम है, दायित्व है। फिर स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व क्या हो जाएंगे, जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके दायित्व क्या होंगे। पोषक क्षेत्र के बच्चों के लिए विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कि जितने एक एरिया है, मान लो 1 किलोमीटर का एरिया है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं, तकरीबन 20, 30, 40, 50 बच्चे हैं और एक किलोमीटर का एरिया है, एक गांव है, तो उसमें प्रारंभिक जो 1 से 5वीं तक का विद्यालय है वो अनिवार्य। फिर पोषक क्षेत्र के बच्चों के लिए विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। फिर सभी बच्चों का नामांकन तथा उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं अभिलेख संधारित करना। फिर अगला है, दूसरा हो गया सभी बच्चों का नामांकन, उपस्थिति सुनिश्चित करना और अभिलेख संधारित करना। कितने बच्चे किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कितनी संख्या में पढ़ रहे हैं, ये सब सुनिश्चित करना। फिर तीसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए विशेष प्रशिक्षण। फिर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में कौन से हो गए, जो दिव्यांग है, जिनके कोई विकृति है, शरीर में शारीरिक विकृति हो गई, थोड़ा मानसिक विकृति हो गई, मंदबुद्धि बालक, जो अधिगम अक्षमता वाले बालक हो गए, विशेष आवश्यकता वाले बालक हो गए। CWSN चाइल्ड हो गए, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स वाले बालक हो गए, जिनको देखने में समस्या है, जिनको सुनने में समस्या है, वे भी साथ में पढ़ेंगे, नॉर्मल बच्चों के साथ में ही पढ़ेंगे और नॉर्मल व्यवहार ही उनसे किया जाएगा शिक्षक के द्वारा और बच्चों के द्वारा, ऐसी व्यवस्था करना है। फिर जो कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव न होने देना है, ये सुनिश्चित करना है कि स्कूल में हर तरह के बच्चे आते हैं, कोई सक्षम बच्चे भी है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, तो कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चे अपने आप को असहज महसूस न करें, ऐसी व्यवस्था हमें करना है। स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व के अंतर्गत आता है ये। विद्यालय के कार्यकलाप का अनुश्रवण करना, कि विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, सभी गतिविधियाँ बच्चों के अनुरूप है, ऐसी व्यवस्था करना है। अभिभावकों के क्या दायित्व है, तो पहला है प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे निकटतम विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करेंगे, कि वे बच्चे का एडमिशन करवाएंगे निकटतम विद्यालय में, जो भी उनके निकटतम पास में विद्यालय है उसमें। फिर अगला अध्याय 4, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व क्या क्या होंगे वो पढ़ेंगे। तो विद्यालय के दायित्व देख लेते हैं। पहला है सरकार द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, ये पहला दायित्व। दूसरा, निजी अथवा विशेष श्रेणी के विद्यालय आसपास के निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों को पहली कक्षा में उस कक्षा के बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 25% की सीमा तक प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। मतलब जो प्राइवेट स्कूल है उनमें 25% जो है वो निःशुल्क बच्चे पढ़ेंगे, लॉटरी सिस्टम है वो, उसके अनुसार जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, तो मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में एक क्लास में 100 बच्चे, तो उसमें 25 बच्चे ऐसे होंगे जो बैकवर्ड क्लास से आते होंगे या जो गरीब बच्चे होंगे, जो BPL कार्ड धारी बच्चे होंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको एडमिशन दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, तो उनसे फॉर्म भरवाए जाएंगे लॉटरी सिस्टम के द्वारा, उनके नंबर आएंगे अलग अलग स्कूलों में, ठीक। फिर अगला है तीसरा, और इनसे कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा 25% वाले बच्चों से। फिर अगला है तीसरा, प्रवेश हेतु प्रत्येक व्यक्ति शुल्क अथवा दान स्वरूप राशि नहीं ली जाएगी। बहुत सारे स्कूलों में क्या है कि शुल्क लिया जाता है, 500 रुपये दे दो फॉर्म भरने के, इसके। और बहुत सारे स्कूलों में डोनेशन व्यवस्था है कि आपको डोनेशन देना होगा स्कूल को अगर आपको एडमिशन करवाना है तो ये भी
नहीं लिया जाएगा। फिर अगला है, ये तो हो गया। फिर अगला है चौथा, प्रवेश हेतु किसी प्रकार की जांच परीक्षा नहीं ली जाएगी कि उसका IQ टेस्ट आप लेंगे, ये करेंगे आप। उसकी उम्र के अनुसार आप उसको क्लास में निर्धारित करेंगे। मैंने बताया था आपको कि 6 वर्ष का बालक है तो पहली कक्षा में, 7 का है तो दूसरी में, 8 का है तो तीसरी में, इसी प्रकार। फिर पांचवा पॉइंट, आय का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा कि उसकी आयु जो है, आयु मतलब एज का जो निर्धारण है वो उसके बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर किया जाएगा, किंतु इसकी अनुपलब्धता की स्थिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मान लो अगर उसकी एज का निर्धारण बर्थ सर्टिफिकेट से होगा और अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी उसको आप प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते, आपको एडमिशन तो देना पड़ेगा। छठा है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा और नहीं निष्कासित किया जाएगा। मान लो 8वीं तक प्रारंभिक शिक्षा है, तो मान लो 7th में फेल भी हो गया तो भी उसको 8th में आगे एडमिशन दिया जाएगा, आगे उसकी प्रोन्नति की जाएगी। 8th क्लास में उसका एडमिशन होगा, मतलब उसको रोका नहीं जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। ठीक। 7वां है, बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। आप डंडा नहीं उठा सकते, आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते फिजिकली, मेंटली, किसी भी प्रकार से कि मुर्गा बन, ये कर वो कर, ये अलाउ नहीं है। ना ही उसको आप मानसिक दंड दे सकते हैं, उसको भला बुरा नहीं बोल सकते आप, और ना ही उसे कोई अपशब्द वगैरह भी तो बोल ही नहीं सकते, शिक्षक को बोलना भी नहीं चाहिए। और ना ही उसे कटाक्ष करना है कि तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तेरा क्या होगा, तू जीवन में कुछ नहीं कर पाए, ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना है। बच्चे को मोटिवेट करना है अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके हैं पेडागोजी में। आप पेडागोजी पढ़िए, शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो अपने आप समझ में आपको आएगा। ये शिक्षकों के दायित्व है, इम्पोर्टेंट दायित्व है, ये पढ़िए। विद्यालय में उपस्थिति में नियमितता और समय पालन करना है शिक्षकों को, कि उपस्थिति में नियमितता हो, आप रोज डेली स्कूल में आए और समय पर आए। फिर पाठ्यक्रम संचालित करना, उसे समय से पूरा करना, पाठ्यक्रम भी संचालित करना है, उसे समय से पूरा भी करना है, और अदर एक्टिविटी भी आपको ही करवाना है। शिक्षक टीचर एज अ सुपरमैन आपको काम करना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर अगला है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना और तदनुसार शिक्षण करना, कि बच्चा की एबिलिटी क्या है, वो कैसे सीखता है, कितने समय में सीखता है, किस तरीके से सीखता है, उसकी सीखने की क्षमता क्या है, उसका आकलन करना और उसके अनुसार शिक्षण करना। शिक्षण पद्धतियों का आपको चयन करना है कि बच्चे ऐसे पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ सकते हैं, या अलग अलग शिक्षण विधियाँ हैं उनके माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं। बच्चे को कहीं कठिनाई है तो आपको पहले निदान खोजना है कि उसे कहाँ डायग्नोस करना है कि कहाँ उसे दिक्कत है, और उसके बाद उसका उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग करना है। ये आपको शब्द आगे और पता चलेंगे, आप पेडागोजी पढ़ेंगे तब, कि डायग्नोस करना क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। अगला है, नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करना। जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वो आपको नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करना है। सुझाव लेना है अभिभावकों से भी, और अपने सुझाव भी देना है। बच्चों की प्रोग्रेस कहाँ तक है ये बताना है, बच्चों की प्रोग्रेस कैसे की जाए, शिक्षकों की क्या भूमिका है, अभिभावकों की क्या भूमिका है बच्चों को पढ़ाने में उनको। ठीक है। ये फिर अगला, शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन नहीं दिया जाएगा, ये लीगल नहीं है। अगर आप सरकारी टीचर हैं तो आप निजी ट्यूशन नहीं दे सकते। ठीक। फिर अगला है, छात्र शिक्षक संख्या के मानक। इम्पोर्टेंट है ये, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। अब विवरण पढ़ते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के विवरण है। अगर बच्चों की संख्या 60 तक है तो शिक्षकों की संख्या 2 होगी, मतलब छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा। अगर छात्र 30 है तो शिक्षक 1 चाहिए, मतलब 30 छात्रों पे 1 शिक्षक चाहिए।
अगर 61 से 90 है तो 3 शिक्षक, 30:1। फिर 91 से 120 है, पहली से 5वीं तक के बच्चों की बात हो रही है, तो 91 से 120 है तो 4 शिक्षक, 30 पे 1 शिक्षक। 121 से 200 तक 5 शिक्षक, मतलब 200 तक हो गए अगर बच्चे, तो 40 बच्चों पर 1 शिक्षक अनिवार्य होगा। 150 से अधिक है तो 1 प्रधानाचार्य, 1 प्रधान शिक्षक चाहिए और 5 सहायक शिक्षक चाहिए। 40:1 का रेशियो रहेगा 150 से अधिक में। ठीक, 150 से अधिक में ये होगा और 121 से 200 के बीच में 40:1 का होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि 30 बच्चों पे 1 शिक्षक होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए पहली से 5वीं तक। फिर कक्षा 6 से 8 तक देखिए, प्रत्येक वर्ग हेतु न्यूनतम 1 शिक्षक, विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, गणित का और भाषा के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए। 6 से 8 तक 35:1 के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षक होगा। छात्र संख्या 100 से अधिक होने पर 1 पूर्णकालीन प्रधान शिक्षक चाहिए, 100 से अधिक हो गई तो, और अंशकालीन अनुदेशक जैसे ललित कला, शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव शिक्षा, इसमें भी 1 शिक्षक चाहिए। तो 6 से 8 तक 35:1 के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षक होना चाहिए। ठीक, मेन तो आप ये याद रखिए, कक्षा 1 से 5 तक 30:1, और अगर 150 से अधिक होगा या 121 से 200 के बीच में तो 40:1, और कक्षा 6 से 8 में 35:1 आप याद रख सकते हैं। और अगर ऑप्शन में नहीं दिया हो तो इसमें भी 30:1 होगा तो 30:1 लगा देना। ठीक, और अगर 30:1 भी नहीं दिया गया है तो 40:1 दिया गया होगा, वो लगा सकते हैं आप कि 40 बच्चों पे 1 शिक्षक। अध्याय 5 देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस क्या हो और उसका पूरा किया जाना कब पूरा किया जाए। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। कि प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और उसके लिए जो है अधिकारी नियुक्त किए गए उनके द्वारा ये निर्देश दिए जाएंगे। फिर पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में ध्यान रखे जाने वाले तथ्य आप याद रखिए कि संवैधानिक मूल्यों में से अनुरूपता हो, उसकी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक व मानसिक योग्यता का विकास, और बाल केंद्रित विद्या हो, बाल केंद्रित शिक्षण विद्या हो, यथा क्रियाकलाप और खोज इत्यादि विधियों द्वारा शिक्षण दिया जाए। कैसे दिया जाए? तो बाल केंद्रित विधियों द्वारा, जैसे क्रियाकलाप और खोज इत्यादि विधियों द्वारा शिक्षण दिया जाए। ये बाल केंद्रित विद्या हो गई, जहाँ बच्चा केंद्र में हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, पहली से 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए बच्चों की। बच्चों को भय मुक्त और चिंता मुक्त बनाना। पहली बात तो उनको कोई भय न हो टीचर से, या टीचर के कोई वर्क से, या टीचर कोई होमवर्क देते उससे, और बच्चे चिंता मुक्त होकर स्कूल आए, क्रियाकलापों में भाग ले। क्रियाकलाप आपको करवाना है, क्रियाकलापों के माध्यम से ही आपको बच्चों को पढ़ाना है। यही बाल केंद्रित विद्या होती है। फिर बच्चे की योग्यता का सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, CCE योग्यता का सतत और व्यापक मूल्यांकन आपको लेना है, CCE के माध्यम से होगा। फिर प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। फिर प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। फिर अध्याय 6 है बाल अधिकारों का संरक्षण। बच्चों के भी कुछ अधिकार हैं, क्या क्या है तो वो देखिए, बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं। पहला है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 RIEPA के अधीन गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम के अधीन
बालकों को प्राप्त अधिकारों की समीक्षा करेंगे और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। बच्चों के अधिकार हैं, उनके अधिकारों का हनन न हो, इसके लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2000 अधिनियम 2005 पारित किया गया है। उसके इसी के अनुसार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी बनाया गया है। इस अधिनियम के अधीन बालकों को प्राप्त अधिकारों की समीक्षा करेंगे और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। बच्चों की किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना न दी जाए स्कूलों में, इस बात का ये ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट देखिए इसका, बच्चे के शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायत लिखित रूप में संबंधित अधिकारी से की जा सकती है और संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र शिकायतों का निस्तारण करेंगे। कि किसी स्कूल में मान लो वो प्राइवेट स्कूल है, 25% का उसमें रिजर्वेशन है बच्चों के लिए, और उसमें किसी ने अगर किसी स्कूल ने अगर किसी भी प्रकार का धन मांगा या पेमेंट मांगा डोनेशन के नाम पे, इसके नाम पे, तो उस स्कूल के खिलाफ अभिभावक जो हैं वो आवेदन दे सकते हैं, लिखित में शिकायत कर सकते हैं और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। किसको देंगे? तो आप जन शिक्षा अधिकारी को भी दे सकते हैं, जो उस स्कूल पर यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगे। तीसरा देखिए, केंद्र सरकार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसका कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के विषय में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। चौथा है, केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसका कार्य जो ये अधिनियम है के प्रावधानों को प्रभावी कार्यान्वयन कैसे किए जाए उसके विषय में केंद्र सरकार को परामर्श देगी, विचार प्रस्तुत करेगी कि इस प्रकार इन तरीकों से हम बच्चों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं और उनकी सहभागिता, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं आरटीई में। चौथा है, राज्य सरकार राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसका कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा। ठीक है, राज्य सरकार भी राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी। फिर अगला है अध्याय 7, ये आखिरी अध्याय है, प्रकीर्ण नियम जारी करने की शक्ति। इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकते हैं। नियम जारी करने की शक्ति किन किन को दी गई? तो केंद्र सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकते हैं। फिर अगला है दूसरा पॉइंट, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई किसी भी बात के संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर ये हो गया अध्याय 7 पूरा। धन्यवाद। प्रस्तुतिकरण ये विजेंद्र सिंह मैं बोल रहा हूँ टीईटी प्रिपरेशन से। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे द्वारा शिक्षण विधियों की PDF नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं जो 20 रुपये के हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से खरीद सकते हो। और बाल विकास के कुछ टॉपिक्स हैं, 30 रुपये की PDF फाइल है, PDF ही मिलेगी आपको। आप वहाँ पेमेंट करके इंस्टा मोजो पे पेमेंट करके लिंक दी गई है, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।